नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है। ये बात 2023 की है। रायसेन में एक कस्बा है सिलवानी। सिलवानी कस्बे में मानसिंह कुशवाहा का परिवार रहता था। पत्नी, 3 बेटे बहू और उनके बच्चे। पूरे परिवार का गुजारा खेती के अलावा साग सब्जी उगाने का काम था। इसमें भी जब खर्च पूरा नहीं पड़ता तो घर के लोग मेहनत मजदूरी कर परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करते थे। खेत तो 2-4 दिन प्यासे रहें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साग सब्जी की फसल को तो रोज पानी चाहिए। इसलिए मानसिंह ने घर के आंगन में एक कुआं भी खुदवा रखा था। कई पीढ़ियों की यादें आंगन के इस कुएं से जुड़ी हुई थीं, इसलिए मानसिंह को इस कुएं से गहरा लगाव था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही कुआं उनके परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। हुआ यह कि 12 सितंबर की सुबह पूरा घर नींद से जागकर अपने काम पर लग गया, लेकिन मानसिंह की 65 वर्षीय पत्नी पुनिया सूरज चढ़ने तक कमरे से बाहर नहीं आई तो बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ा, मगर मानसिंह का दिल घबरा गया। पुनिया कमरे में अपनी नातिन खुशबू के साथ सोती थी, जबकि मानसिंह इसी कमरे के बाहर सोता था। आमतौर पर पुनिया सुबह जल्दी जागकर मानसिंह को जगाती थी, लेकिन उस रोज मानसिंह ने पुनिया की आवाज से नहीं हुई थी। इसलिए कुछ देर और बीत जाने पर जब पुनिया कमरे से बाहर नहीं आई तो मानसिंह ने पास ही बैठे अपने एक पोते को कमरे में भेजकर दादी को जगाने का बोल दिया और खुद अपने काम पर लग गए। इधर थोड़ी ही देर में कमरे में दादी को जगाने गए पोते ने बाहर आकर उन्हें बताया कि दादी तो कमरे में नहीं है, उनका बिस्तर भी खाली है। थोड़ी ही देर में मां के लापता होने की खबर सभी लड़के बहू और बच्चों को लग जाने पर पूरे घर में कोहराम मच गया। इसी बीच मानसिंह के एक बेटे की नजर बिस्तर पर पड़ी। वहां कंबल पर काफी खून लगा था। यह देखकर सब घबरा गए और पूरे घर में पुनिया को ढूंढने लगे। कमरे में पुनिया के साथ उसकी 18 साल की नातिन खुशबू भी अलग पलंग पर सोती थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि रात में न तो कोई आवाज सुनी और न ही दादी की कोई चीख। पुनिया के अचानक लापता होने से घर में पहले ही हड़कंप मचा था। जब उसके बिस्तर पर खून दिखा तो मानसिंह की हिम्मत जवाब देने लगी। घबराहट में उनके हाथ पैर कांपने लगे और जब खड़े रहना मुश्किल हुआ तो वह आंगन में बने कुएं की मेड़ पर जाकर बैठ गए। तभी उनकी नजर कुएं के पानी पर पड़ी। पुनिया की साड़ी तैर रही थी। यह देखकर वह चौंक पड़े। इसलिए जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि कुएं में केवल पुनिया की साड़ी नहीं बल्कि पुनिया का शव तैर रहा था। पुनिया का शव देखकर उनकी चीख निकल पड़ी, जिसे सुनकर पूरा घर कुएं पर जमा हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने वाली पुनिया अचानक कुएं में कैसे गिर गई, और सबसे बड़ा सवाल, बिस्तर पर खून कैसे आया। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई और पड़ोस के लोग घर में जमा होने लगे। इसी बीच घर वालों ने कुएं में उतरकर पुनिया का शव निकालने की तैयारी की, लेकिन लोगों ने समझाया कि पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी है। परिवार के लोगों को भी यह बात ठीक लगी, इसलिए सुबह 9 बजे के आसपास मानसिंह का बेटा लखन कुशवाहा सिलवानी थाने पहुंचा। जहां मौजूद थाने के नवागत टीआई डीपी सिंह को पूरी बात बताई तो पुलिस सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले टीआई डीपी सिंह समझ गए कहानी उलझी हुई है। इसलिए लखन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और टीम लेकर उसके घर पहुंची। जैसे ही कुएं से पुनिया की लाश बाहर निकाली गई, पुलिस ने उसके सिर पर गहरा घाव देखा। यह देखकर मामला संदिग्ध लगने लगा। आत्महत्या की आशंका पीछे छूट गई और पुलिस को लगने लगा कि यह हत्या का मामला हो सकता है। जिस कमरे में पुनिया सोई थी उस कमरे की भी पुलिस ने जांच की, जिसमें पुनिया के कंबल पर लगा खून देखकर यह साफ हो गया कि पुनिया पर हमला कमरे में किया है। पुनिया के साथ उनकी 18 साल की नातिन खुशबू सोई थी। इसलिए टीआई डीपी सिंह के साथ आई टीम में शामिल एसआई कविता यादव ने खुशबू से गहरी पूछताछ की। उसने बताया कि वह दादी के कमरे में अलग पलंग पर सोती थी। बीती रात दादी रोज की तरह जल्दी सो गई थी और कुछ देर बाद वह भी सो गई थी, तो खुशबू ने रात के समय दादी की किसी भी तरह की आवाज सुनने से इनकार किया। खुशबू की यह बात टीआई डीपी सिंह के गले नहीं उतरी कि उसने रात में किसी तरह की चीख पुकार नहीं सुनी, क्योंकि पुनिया के बिस्तर पर खून की बहुत मात्रा में मौजूदगी से यह साफ था कि हमलावर ने कमरे में ही हमला किया था। छोटे से कमरे में महज 4-5 फुट दूर सो रही खुशबू को इस घटना की भनक न लगना एक बड़ा सवाल बन गया था। इसलिए मामला संदिग्ध होते देख टीआई श्री सिंह ने तुरंत इस घटना की जानकारी एसडीओपी अनिल मौर्य, एडिशनल एसपी कमलेश और एसपी रायसेन विकास शाहवाल को भी दे दी।
एसडीओपी अनिल मौर्य भी कुछ ही समय में मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की बारीकी से जांच की और शव को पोस्टमार्टम के बाद मान सिंह के परिजनों को सौंप दिया। यह मामला और गंभीर हो गया जब शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि पुनिया की मौत सिर पर धारदार हथियार से किए गए घातक हमले के कारण हुई थी। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि कुएं में फेंके जाने से पहले पुनिया की सांसें रुक चुकी थीं, जिससे यह साबित हुआ कि उसकी हत्या उसी कमरे में की गई जहां वह अपनी नातिन खुशबू के साथ सो रही थी। टीआईडीपी सिंह के सामने यह साफ हो चुका था कि पुनिया की हत्या में किसी करीबी का हाथ था, जो परिवार का सदस्य भी हो सकता था। इस दृष्टि से उनका शक पहली बार खुशबू पर गहराया, क्योंकि वह घटना की रात उसी कमरे में सो रही थी जहां पुनिया की हत्या की गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले को हत्या में बदलकर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रायसेन एसपी विकास शाहवाल ने एक विशेष टीम गठित की ताकि आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और मामले का खुलासा किया जा सके। टीआईडीपी सिंह को शक था कि हत्या की सच्चाई पुनिया के घर में ही कहीं छुपी हो सकती है, लेकिन जिस परिवार में हत्या हुई हो उसी परिवार वालों के खिलाफ जांच करना बेहद कठिन था, खासकर जब परिवार में हुई मौत की चिता भी ठंडी नहीं पड़ी हो। फिर भी पुलिस ने बैठकर कुछ नहीं किया, इसलिए पुलिस टीम गांव वालों से पूछताछ करके मामले में किसी सुराग की तलाश में जुट गई। दूसरी ओर टीआई श्री सिंह के निर्देश पर एसआई कविता यादव और महिला आरक्षक नीलू परिवार की महिलाओं से पूछताछ कर हत्या का सिरा खोजने में लगी। इस दौरान खुशबू से कई बार पूछताछ की गई, क्योंकि वह शक के दायरे में थी। पूछताछ में खुशबू ने काफी सयानापन दिखाया, जिससे टीआई सिलवानी का शक और गहरा हो गया। इसलिए खुशबू की कुंडली बनाई गई, जिसमें यह पता चला कि खुशबू रिपोर्टकर्ता लाखन के बड़े भाई की दूसरी बेटी है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और 12वीं के बाद उसे स्कूल छोड़वाकर घर बैठा लिया गया था। खुशबू का एक भाई भी है। पूछताछ में यह सामने आया कि खुशबू दादी के कमरे में अलग पलंग पर सोती थी। परिवार में 3 भाइयों के बच्चों की संख्या भी कम नहीं थी, लेकिन खुशबू कभी किसी दूसरे बच्चे को अपने पास नहीं सोने देती थी। इस पर दूसरे बच्चों के साथ उसका कई बार विवाद भी हुआ था। इन बातों से यह साफ हो गया कि दादी के साथ कमरे में सोने के पीछे खुशबू का कोई खास कारण था, जिससे वह किसी और भाई बहन को साथ नहीं सुलाती थी। खुशबू पर शक गहरा होने के कारण टीआईडीपी सिंह ने खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए एक टीम को लगा दिया। इस दौरान स्वयं श्री सिंह ने कई बार मौके का दौरा किया और परिवार तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की। इससे श्री सिंह ये समझ गए कि परिवार के कुछ सदस्य यह जान चुके थे कि पुलिस बार बार खुशबू से पूछताछ क्यों कर रही है और उसका नाम क्यों ले रही है। श्री सिंह को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि पुनिया के परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जो जानते हुए भी कि पुलिस उनके परिवार की एक बेटी पर शक कर रही है। उन्होंने पुलिस की सोच का कोई विरोध नहीं किया। श्री सिंह के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि अगर यह माना जाए कि खुशबू ने ही कमरे में हत्या करने के बाद दादी का शव कुएं में फेंका, तो सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि खुशबू अकेले अपनी दादी का शव कमरे से लगभग 100 फुट दूर बने कुएं तक नहीं ले जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुलिस का शक सही है, तो इस पूरे मामले में एक से अधिक आरोपी हो सकते थे, जिन्होंने लाश को कुएं तक पहुंचाने में खुशबू की मदद की। यह सवाल खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल आने के बाद साफ हो सकता था, जिससे और भी सुराग मिल सकते थे। इससे पहले ही पुलिस को मृतका के परिजनों से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने पुलिस को बताया कि खुशबू एक बैग में अपने कपड़े भरकर कहीं भाग गई है। खुशबू को घर से ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, जिससे पुलिस को उम्मीद थी कि वह सिलवानी से बाहर जाने वाले रास्तों पर दबोची जा सकती थी। टीआई श्री सिंह ने तुरंत अपनी टीम को सिलवानी से बाहर जाने वाले रास्तों पर भेजा और आसपास के थानों को भी खबर कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने बस स्टैंड से आगे बरेली जाने वाली रोड पर खुशबू को हिरासत में ले लिया। इस दौरान खुशबू के साथ उसका पड़ोसी 20 वर्षीय युवक रोहित, जो शैतान सिंह ठाकुर का बेटा भी था। इसलिए पुलिस ने रोहित को भी हिरासत में ले लिया। संयोग से इसी दौरान खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल भी पुलिस को मिल गई, जिससे यह पता चला कि घटना की रात 11-12 सितंबर को खुशबू सुबह 3 बजे के बाद लगातार एक नंबर पर बार बार फोन कर रही थी। उसने उसी नंबर पर रात 12 बजे भी फोन किया था। फिर 3 घंटे तक कोई फोन नहीं किया गया, लेकिन 3 बजे के बाद से सुबह तक खुशबू ने उस नंबर पर कई बार बात की थी।
इस जानकारी के बाद पूरी कहानी सामने आनी थी और टीआई श्री सिंह के लिए यह साफ हो गया कि खुशबू ही अपनी दादी पुनिया की कातिल है। क्योंकि जिस रात पुनिया का कत्ल हुआ उस रात खुशबू लगभग पूरी रात जागकर उसी नंबर पर बात कर रही थी। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति कमरे में आकर पुनिया की हत्या नहीं कर सकता था जब तक कि खुशबू ने खुद उसका साथ न दिया हो। खुशबू जिस नंबर पर बात कर रही थी, जब उस नंबर की जानकारी जुटाई गई तो यह सामने आया कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी युवक रोहित का था जिसे पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया था जब वह खुशबू के साथ सिलवानी से भाग रही थी। रोहित वही युवक था जो खुशबू के पड़ोस में रहता था और अब उसकी कॉल डिटेल्स ने दोनों के बीच के संबंध को और अधिक संदिग्ध बना दिया। मामला अब कांच की तरह साफ हो चुका था। फिर भी खुशबू खुद को इस घटना से अनजान बता रही थी। घर से भागने के बारे में उसने कहा कि पुलिस और घरवाले दादी की हत्या के बाद उसके ऊपर शक कर रहे थे, इसलिए वह घर छोड़कर जा रही थी। पुलिस को यह समझ में आ गया था कि 18 साल की खुशबू पुलिस की सोच से कहीं ज्यादा शातिर है। हालांकि पुलिस ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। थोड़ी देर तक घटना में शामिल होने से इनकार करने के बाद खुशबू ने आखिरकार दादी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। जब पुलिस ने उसके सामने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स रखी, यह डिटेल्स ये साबित करने के लिए काफी थी कि घटना की रात खुशबू ने पूरी रात जागकर बार बार अपने प्रेमी रोहित से फोन पर बात की थी। अपना अपराध स्वीकार करते हुए खुशबू ने बताया कि पिछले 2 साल से उसका रोहित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और दादी भी हमेशा उसे इस प्यार को लेकर नीचा दिखाती रहती थी। इस सब से परेशान होकर गुस्से में आकर उसने उस रात दादी की हत्या कर दी और फिर लाश को कुएं में फेंक दिया। टीआई सिलवानी ने खुशबू से सवाल किया, अगर तुम्हें अपनी दादी से इतनी नाराजगी थी तो तुम उनके कमरे में सोती क्यों थी? खुशबू चुप हो गई क्योंकि इस सवाल का उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। एसआई कविता यादव ने खुशबू को समझाया, पुलिस के पास सारे सबूत हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सच सच बता दो, वरना जितना तुम झूठ बोलोगी उतनी ही तुम्हारी मुश्किलें बढ़ेंगी। यह सुनकर खुशबू कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं सच बोल रही हूं। फिर एसआई यादव ने पूछा, तो यह बताओ, तुम अपनी दादी के शव को कुएं तक कैसे ले गई? टीआई श्री सिंह ने खुशबू से अगला सवाल किया, अगर तुम अपनी दादी का शव कुएं तक नहीं ले जा सकती तो तुमने उसे उठाया कैसे? खुशबू ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया तो उसने स्वीकार कर लिया कि दादी की हत्या उसने और रोहित ने मिलकर की थी। खुशबू ने बताया कि शव को वह खुद नहीं ले जा सकती थी, इसलिए रोहित ने उसे कंधे पर लाद कर कुएं तक ले गया था। शव को कुएं में फेंकने के बाद रोहित आधे घंटे तक खुशबू के साथ कमरे में ही था जहां पुनिया की हत्या की गई थी। फिर वह अपने घर चला गया। डर के मारे खुशबू को नींद नहीं आ रही थी और वह बार बार रोहित को फोन करके उससे बात करती रही। सुबह लाश मिलने के बाद से और पकड़े जाने तक खुशबू ने रोहित को पुलिस की पूछताछ और घर में क्या चल रहा था, इन सब बातों के बारे में फोन पर बताया। इस वजह से रोहित को लगा कि पुलिस किसी भी समय खुशबू को गिरफ्तार कर सकती है। यह स्पष्ट था कि खुशबू और उसके प्रेमी रोहित का जेल जाना तय था, क्योंकि पुलिस की गिरफ्तारी से पहले दोनों सिलवानी से भागने की योजना बना चुके थे। हालांकि जैसे ही टीआई डीपी सिंह को खुशबू के बैग लेकर घर से निकलने की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत घेराबंदी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को घटना के दिन ही कमरे से बरामद कर लिया था। इसके अतिरिक्त आरोपियों ने शव को कुएं में फेंकने के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया था, जिसे पुलिस ने कुएं का पानी खाली करवाकर बरामद किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस प्रकार नातिन द्वारा अपनी दादी की हत्या करने की यह खौफनाक कहानी सामने आई। खुशबू सिलवानी के गांधी पड़ान मोहल्ले में मानसिंह कुशवाहा के घर में रहती थी। वह अपनी सुंदरता के कारण मोहल्ले के लड़कों के बीच काफी मशहूर थी। जब वह स्कूल जाती तो रास्ते में उसे कई लड़के देखकर खड़े रहते थे। खुशबू को यह बात पता थी, लेकिन शुरुआत में उसने इन लड़कों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसे भी ऐसा साथी चाहिए था जो उसके मन की बातें समझे। अब वह उन लड़कों को ध्यान से देखती थी जो उसे पसंद करते थे और सोचती थी कि कौन सा लड़का उसके सपनों का साथी बन सकता है। इसी दौरान खुशबू की नजर रोहित पर पड़ी। रोहित भी उसी मोहल्ले में रहता था और खुशबू उसे बचपन से जानती थी, क्योंकि वे पड़ोसी थे। रोहित कभी कभी उसके घर भी आता था।
रोहित रोज खुशबू के स्कूल जाते वक्त उसी रास्ते पर खड़ा मिलता था। खुशबू ने यह समझ लिया था कि रोहित के मन में उसके लिए कुछ खास है, इसलिए उसने भी रोहित के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। फिर एक दिन रोहित ने खुशबू को रास्ते में रोककर अपने दिल की बात कह दी। खुशबू ने भी महसूस किया कि वह रोहित को पसंद करने लगी है और उसने खुशी खुशी रोहित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मोबाइल के युग में प्रेमी प्रेमिका के लिए एक दूसरे से मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार दोनों का प्यार जाहिर हो गया तो मोबाइल ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी। दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की ताकि किसी की नजर न पड़े। सिलवानी एक छोटा कस्बा है और यहां एकांत में मिलना मुश्किल था। हालांकि रोहित को खुशबू के घर का पता था और उसने देखा था कि आंगन के पास एक बाड़ा है जहां रात के वक्त आसानी से मुलाकात हो सकती थी। रोहित ने यह तरीका खुशबू से साझा किया और वह इसके लिए राजी हो गई। फिर रोहित अक्सर रात को खुशबू के बाड़े में जाकर उससे मिलने लगा। इन मुलाकातों का असर यह हुआ कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। कच्ची उम्र में देह सुख का चरका बहुत घातक होता है, इसलिए एक बार दोनों इस रास्ते पर चले तो रोज मिलने के लिए परेशान रहने लगे। लेकिन खुशबू के लिए यह आसान नहीं था कि वह रोज रात को सबको सोता छोड़कर प्रेमी से मिलने बाहर आए। इसलिए उसने इस समस्या को हल निकालने के लिए दादी के साथ उनके कमरे में सोना शुरू कर दिया। दरअसल दादी का कमरा मकान में ऐसी जगह था जहां वह आसानी से बाहर आकर अपने प्रेमी से मिल सकती थी। खुशबू के दादा दादी दोनों वृद्ध होने के बावजूद दिन भर खेती में पसीना बहाते थे, इसलिए रात होते ही दोनों गहरी नींद में सो जाते, जिसके बाद खुशबू मोबाइल के जरिए अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ अय्याशी करने लगी। जब से खुशबू ने दादी के कमरे में सोना शुरू किया, तब से रोहित और उसकी मुलाकातें काफी आसान हो गईं, जिससे धीरे धीरे उनके मन से पकड़े जाने का डर जाता रहा। इसलिए दोनों लगभग रोज रात को मुलाकात कर एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। इसी बीच कई बार खुशबू के दादा मान सिंह कमरे में सोने के बजाय बाहर खुली हवा में सोने के लिए चले जाते, तो खुशबू खुद बाहर जाकर रोहित से मिलने के बजाय उसे अंदर कमरे में मिलने के लिए बुलाने लगी। थकी हारी दादी दूसरे पलंग पर गहरी नींद में होती थी, इसलिए दादी के पलंग से कुछ दूरी पर पड़े अपने पलंग पर खुशबू बिना किसी भय के अपनी प्रेम लीला रचाने के बाद प्रेमी को विदा कर सो जाती। लेकिन कहते हैं कि ऐसी बातें लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती। बुढ़ापे में अगर लोगों की नींद आती बहुत है तो रात में टूटती भी कई बार है। घटना वाले दिन यही हुआ। रात लगभग 12 बजे खुशबू ने रोहित को फोन कर कमरे में आने को कहकर खुद उसका इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटे बाद रोहित दबे पांव खुशबू के घर पहुंचा तो उसने चुपचाप प्रेमी को अपने बिस्तर में छुपाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली। रोहित और खुशबू पहले तो बहुत सतर्क रहते थे ताकि कमरे में सो रही दादी की नींद में खलल न पड़े। वे दोनों इस बात का ख्याल रखते थे कि किसी भी तरह से कोई आवाज न हो ताकि दादी को शक न हो। लेकिन समय के साथ जब उन्हें यह लगने लगा कि वे पकड़े नहीं जा रहे, उनका डर कम होने लगा। इस कारण वे अपनी अय्याशी में पूरी तरह डूब गए और यह भूल गए कि कमरे में कोई और भी है। घटना वाले दिन जब दोनों इस चक्कर में थे, पास में सो रही दादी पुनिया की नींद अचानक उस कमरे में हो रही तेज सांसों की आवाज से टूट गई। अंधेरे में उन्होंने आंखें फाड़कर खुशबू के पलंग की तरफ देखा तो नजर के कमजोर पड़ जाने के बाद भी खुशबू के हिलते पलंग को देखकर उनका मन हजार संदेह से भर उठा, जिससे वह दबे पांव खुशबू के पलंग के पास पहुंची और चादर ओढ़कर सो रही खुशबू के ऊपर से एक झटके में चादर हटा दी। तो सामने जो कुछ देखा उसे देखकर उन्होंने शर्म से आंखें बंद कर ली। खुशबू और रोहित पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में थे। इधर दादी द्वारा अचानक ऊपर चादर हटा देने से खुशबू और रोहित को मानो सांप सूंघ गया। कुछ देर तक तो दोनों को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन इसके बाद जैसे ही दादी ने आवाज देकर बाहर सो रहे अपने पति को बुलाने की कोशिश की, वैसे ही खुशबू ने लपक कर दादी का मुंह दबाया। उसके बाद पल भर में दादी को खत्म कर देने का फैसला कर पास पड़ी कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार कर दिया। यह देखकर रोहित भी जोश से भर उठा। उसने भी कुदाल उठाकर पूरी ताकत से पुनिया के सिर पर वार किया, जिससे वह वहीं ढेर हो गई। यह देखकर खुशबू और रोहित ने चैन की सांस ली। उसके बाद दोनों ने अपने कपड़े पहने और फिर योजना बनाकर दादी की लाश को उठाकर बाहर कुएं में फेंक दिया। इसके बाद अधूरा रह गया प्यार पूरा करने दोनों फिर कमरे में आ गए। सुबह दादी की लाश कुएं में मिलने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो खुशबू अनजान बनी रही और कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। खुशबू को लगता था कि वह अपनी दादी की नातिन है,
इसलिए पुलिस उस पर शक नहीं करेगी। लेकिन सिलवानी के टीआई डीपी सिंह और उनकी टीम ने 2 दिन में ही हत्या का राज खोल दिया और खुशबू और उसके प्रेमी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी नागपुर की है। ये बात 2020 की है। नागपुर में एक थाना आता है सक्करदारा। इसी इलाके में एक जगह है दत्तात्रेय नगर। दत्तात्रेय नगर के देशमुख अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 40 में एक परिवार रहता था। ये फ्लैट मंजूषा नाटेकर का था, जो ज्ञानपीठ प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। मंजूषा नाटेकर और उनके पति जयवंत नाटेकर का एक बेटा है, सुजय नाटेकर, जो अपनी पत्नी के साथ चंद्रपुर में रहता है। मंजूषा नाटेकर इस फ्लैट में अपने छोटे मामा अशोक काटे के साथ रहती थी। अशोक वोल्टास कंपनी में वाहन चालक थे। उन्होंने वीआरएस लिया था। अशोक काटे वे अविवाहित थे, इसलिए अपनी बहन यानी मंजूषा की मां के साथ रहते थे। करीब 1.5 साल पहले मंजूषा की मां का निधन हो गया। तब से अशोक काटे मंजूषा के घर रहने आ गए। मंजूषा के भाई संजय खणगणे और राजेश खणगणे जवाहर नगर में रहते हैं। मंजूषा के भाई भी समय समय पर वहां आते जाते रहते थे। 6 फरवरी 2020 को देशमुख अपार्टमेंट की पहली मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 40 से अचानक तेज दुर्गंध फैलने लगी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि आसपास के सभी पड़ोसी परेशान हो गए और उनके लिए घर में रहना मुश्किल हो गया। पड़ोसियों ने दुर्गंध की परेशानी के चलते इसे लेकर सक्करदारा पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर अजीत सीद को सूचना दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सीद को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत अपने सहायक सब इंस्पेक्टर प्रवीण, विनोद म्हात्रे और विजय मसराम को साथ लेकर घटनास्थल का मुआयना करने के लिए रवाना हो गए। पुलिस टीम को वहां पहुंचने में 10 मिनट का समय लगा। इस बीच यह खबर उस इलाके में आग की तरह फैल गई थी। भीड़ देखकर पुलिस टीम को समझते देर नहीं लगी कि उसे किस अपार्टमेंट में जाना है। पुलिस टीम भीड़ को हटाकर फ्लैट नंबर 40 के सामने जा पहुंची। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि फ्लैट भारतीय ज्ञानपीठ प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मंजूषा नाटेकर का है, जिसमें वह अपने छोटे मामा अशोक काटे के साथ रहती थी। मंजूषा नाटेकर का एक भाई राजेश खड़खड़े फ्लैट की चाबी अपने पास रखता था। सूचना दे दी गई थी और वह जल्दी ही वहां पहुंचने वाला था। दुर्गंध इतनी तेज हो चुकी थी कि इसे सहन करना मुश्किल हो गया था। पुलिस टीम ने नाक पर रुमाल बांधकर दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर सब चौंक गए। फ्लैट में 2 शव पड़े थे। एक शव मंजूषा के मामा अशोक काटे का था, जो हॉल में पड़ा था, जबकि दूसरा शव मंजूषा नाटेकर का था, जो किचन में खून से सना हुआ पड़ा था। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। कत्ल शायद 2 दिन पहले हुआ था। शवों में सड़न आ चुकी थी और दुर्गंध पूरे फ्लैट में फैल रही थी, जो घटना की गंभीरता को और बढ़ा रही थी। इसीलिए इंस्पेक्टर अजीत सीद ने तुरंत घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, एडिशनल सीपी शशिकांत महावरकर, डीसीपी चिन्मय पंडित और डीसीपी गजानन राजमने भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मंजूषा नाटेकर के भाई राजेश खड़खड़े को भी साथ लेकर पुलिस थाने लौट आई। राजेश खड़खड़े से पूछताछ के दौरान उसने दोनों हत्याओं का सीधा आरोप अपने बहनोई जयवंत नाटेकर पर लगाया। उसका कहना था कि उसकी बहन मंजूषा और जयवंत के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और यह तनाव उनकी शादी में बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने इसके बाद मंजूषा नाटेकर के पड़ोसियों से भी पूछताछ की और उनका बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि उस दिन फ्लैट से तेज आवाजें आ रही थीं, जो काफी देर तक सुनाई दी। हालांकि टीवी की आवाज इतनी तेज थी कि उनके बीच की बातें साफ नहीं सुनाई दे रही थीं। लेकिन जब कुछ देर बाद टीवी की आवाज बंद हुई तो पड़ोसियों ने जयवंत नाटेकर को फ्लैट में ताला लगाकर बाहर जाते हुए देखा। इन बयानों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जांच की सुई अब पूरी तरह से जयवंत नाटेकर पर केंद्रित हो गई थी। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद मंजूषा नाटेकर के पति जयवंत नाटेकर की गिरफ्तारी के बाद ही कई राज सामने आ सकते थे। हालांकि यह सवाल भी खड़ा था कि जयवंत नाटेकर कहां छिपा हो सकता था। इस स्थिति में किसी को भी उसकी सही जानकारी नहीं थी। इस बीच इंस्पेक्टर अजीत सीद अपने सहायकों के साथ इस मामले पर विचार कर रहे थे और तफ्तीश की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। वहीं
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने तफ्तीश की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंप दी। सब इंस्पेक्टर राठौर, हेड कांस्टेबल आनंद जामुले, गोविंद देशमुख, कांस्टेबल राशिद, रोहन और संजय सोनपणे की एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश का केंद्र बिंदु उन लोगों को बनाया जिनसे जयवंत नाटेकर के करीबी संबंध थे। इस तफ्तीश ने जल्द ही नतीजे देना शुरू किया। एक दोस्त ने खुलासा किया कि जयवंत नाटेकर के पास 2 सिम कार्ड थे। इनमें से एक सिम कार्ड का इस्तेमाल वह अपनी पत्नी मंजूषा से छिपकर करता था, ताकि वह अपनी परेशानियों और दुखों को अपने बेटे और बहू से साझा कर सके। वहीं दूसरे सिम कार्ड का इस्तेमाल जयवंत अपने खास दोस्तों से दिल बहलाने के लिए करता था। क्राइम ब्रांच को दूसरे सिम कार्ड से सफलता मिली, क्योंकि पहला सिम कार्ड बंद था। दूसरे सिम से जब जयवंत नाटेकर से संपर्क किया गया, तो क्राइम ब्रांच की टीम ने अपना परिचय छिपाकर उससे सामान्य बातचीत की। इस दौरान टीम को उसकी लोकेशन का पता चला। मोबाइल लोकेशन के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जयवंत नाटेकर को रात 8 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया, जब वह अजमेर शरीफ जाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने की टिकट ले रहा था। जयवंत नाटेकर को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच की टीम उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश कर दिया। पूछताछ के दौरान जयवंत ने बिना किसी दबाव के अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस को अपनी उत्पीड़न की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक पीड़ित पति था, जिसका अंदर का मर्द अचानक जाग उठा और उसने उसी मर्दानगी के तहत 2 हत्याएं कर दी। जयवंत ने अपनी पूरी कहानी इस तरह से बयान की। चंद्रपुर निवासी 50 वर्षीय जयवंत नाटेकर एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के स्कूल से 10वीं जमात पास करने के बाद उसे चंद्रपुर की एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी में वाहन चालक की नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी और वेतन के चलते उसके परिवार ने 1980 में उसकी शादी नागपुर के भंडारा जवाहर नगर की मंजूषा खड़खड़े से कर दी। 45 वर्षीय मंजूषा खड़खड़े संपन्न परिवार की एकलौती बेटी थी। उसके 2 भाई थे, संजय खड़खड़े और राजेश खड़खड़े। मंजूषा सबसे छोटी थी। उसका बड़ा भाई संजय और छोटा भाई राजेश खड़खड़े नागपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। राजेश खड़खड़े दत्तात्रेय नगर मानवेड़ा के एक अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहते था, बल्कि उसका बड़ा भाई संजय जवाहर नगर में रहता था। मंजूषा खड़खड़े न केवल स्वस्थ और सुंदर थी, बल्कि उतनी ही स्मार्ट और महत्वाकांक्षी भी थी। जयवंत नाटेकर से शादी के बाद मंजूषा को अपने सभी सपने टूटते हुए महसूस हुए। जब यह बात जयवंत को पता चली, तो उसने मंजूषा के सपनों को मरने नहीं दिया। उसने मंजूषा की इच्छाओं को पूरा किया और उसे वह मुकाम दिलवाया जो वह चाहती थी। लेकिन बावजूद इसके मंजूषा के मन में पति के सहयोग की कोई कद्र नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि वह खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंचने की हकदार थी और जयवंत के योगदान को वह महत्व नहीं देती थी। वह वैसे भी अपनी पसंद और कल्पना के अनुसार पति न पाकर दुखी थी। प्रतिष्ठित स्कूल की नौकरी पाने के बाद वह गांव छोड़कर नागपुर के दत्तात्रेय नगर जैसे इलाके में आकर रहने लगी। मंजूषा नाटेकर और जयवंत का एक बेटा था, सुजय। जयवंत, जो स्वभाव से सरल और शांत था, मंजूषा की हरकतों पर भी कभी कुछ नहीं कहता था। नतीजा यह हुआ कि मंजूषा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने अपनी मर्यादा को ही भुला दिया। इसका एहसास जयवंत नाटेकर को तब हुआ जब एक हादसे के कारण दिसंबर 2000 में उसकी नौकरी चली गई। अब उसे पेंशन के रूप में सिर्फ 2000 रुपए मिलते थे, जो मंजूषा की नजर में कोई महत्व नहीं रखते थे। मंजूषा स्कूल की हेडमास्टर थी, जिसके पास मान सम्मान, अच्छा वेतन और समाज में काफी इज्जत थी। उसकी स्थिति अपने पति से कहीं बेहतर थी और यही वजह थी कि वह अपने पति की वित्तीय परेशानी को नजरअंदाज कर देती थी। घर में वह अपने पति जयवंत के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। घर के सारे काम जैसे झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना वगैरह जयवंत को करने पड़ते थे। कभी कभी वह पति से अपनी मालिश भी करवाती थी और अगर जयवंत मना करता तो उसे थप्पड़ तक जड़ देती थी। इसके बावजूद भी मंजूषा का मन नहीं भरता था। वह अपने मायके वालों को बुलाकर उनके सामने जयवंत को अपमानित करती थी। मायके वाले हमेशा उसकी तरफदारी करते और जयवंत को डांट फटकार कर चुप करा देते थे। पिता के प्रति अपनी मां और उसके मायके वालों का बर्ताव देख बेटा सुजय नाटेकर बहुत दुखी हो जाता था। वह हमेशा पिता के साथ हमदर्दी दिखाते हुए मां को समझाने की कोशिश करता,
लेकिन मां पर इसका कोई असर नहीं होता था। इसके बजाय मंजूषा कभी कभी उसे भी डांट देती थी। सुजय नाटेकर अब जवान हो चुका था और वह अपनी मां के व्यवहार को देख और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने उस लड़की से लव मैरिज कर ली जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी और अपने पुश्तैनी घर चंद्रपुर चला गया। जब कभी पिता की याद आती तो सुजय नाटेकर चुपके से पिता से मिल लेता था। जब मंजूषा ने इस पर ऐतराज किया तो सुजय ने मां से छिपाकर पिता जयवंत को एक मोबाइल और 2 सिम दिए ताकि वह अपने पिता से चोरी छुपे बातें कर सके। समय के साथ सब कुछ चलता रहा। 2019 में जब मंजूषा की मां का निधन हुआ तो वह अपने मायके गई और लौटते समय अपने मामा अशोक काटे को भी साथ ले आई। पहले तो जयवंत अपनी पत्नी मंजूषा से परेशान था। अब उसे मंजूषा के मामा अशोक काटे से भी राहत नहीं मिल रही थी। अशोक काटे भी अपनी बहन के पक्ष में बोलने लगा। मामा भांजी के रोज के व्यवहार से जयवंत की सहनशक्ति का अंत हो गया। उसके अंदर इतना गुस्सा जमा हो गया था जो कभी भी ज्वालामुखी की तरह फट सकता था। घटना के 2 दिन पहले 3 फरवरी 2020 को सुबह स्कूल जाते समय मंजूषा ने अपनी 4 साड़ियां अलमारी से निकालकर जयवंत के सामने रख दी और उन्हें धोकर प्रेस करने को कहा। जयवंत पहले से ही परेशान था, इसलिए उसने इस काम के लिए मना कर दिया। इस पर मंजूषा ने गुस्से में आकर उसे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि जयवंत का पूरा शरीर झन्ना कर रह गया। थप्पड़ मारने के बाद मंजूषा बड़बड़ाती हुई किचन में चली गई। जयवंत कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर खड़ा रहा, फिर उसे सहन नहीं हुआ। अचानक उसका गुस्सा और पुरुषत्व जाग गया। उसने टीवी की आवाज तेज कर दी और मंजूषा के पीछे पीछे किचन में गया। बदले में उसने मंजूषा के गाल पर वही थप्पड़ मारा जिससे मंजूषा तिलमिलाकर रह गई और वह जयवंत का कॉलर पकड़कर उससे उलझ पड़ी। इसी बीच जयवंत नाटेकर ने किचन में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और मंजूषा पर कई वार कर दिए। मंजूषा की चीखें सुनकर अशोक काटे उसे बचाने के लिए बेडरूम से बाहर आए, लेकिन जयवंत ने उनका भी वही हाल किया जैसा उसने मंजूषा का किया था। दोनों मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाजें टीवी की तेज आवाज में दबकर रह गईं। मंजूषा और अशोक काटे को मारने के बाद जयवंत को थोड़ी राहत मिली। उसने अपने कपड़े बदले और फ्लैट में ताला लगाकर 2 दिन तक अपने पुराने दोस्त के पास रहा। फिर उसने सोचा कि वह अजमेर जाएगा, लेकिन वह इससे पहले ही पकड़ लिया गया। क्राइम ब्रांच ने पूरी जांच की और जयवंत नाटेकर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। इस घटना से यह साफ हो गया कि अगर कोई अपने घर में परेशानी फैला दे तो उसका असर खुद उस पर भी पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव का गहरा असर होता है। यह घटना दर्शाती है कि कभी भी गुस्से या तनाव के चलते हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से उठाया गया कदम न केवल हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल सकता है। पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि किसी भी स्थिति को शांतिपूर्वक और समझदारी से सुलझाना चाहिए, न कि हिंसा या बदला लेने के रास्ते पर चलकर। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।